हाय एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, केमिकल बॉन्डिंग एमओटी तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम पीवाईक्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मैंने फ्रेम किए वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं बनेगा तभी देखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NH4+ इज, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, एन वैल्यू से। एन वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीशीज माइनस कैटायन प्लस एनायन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन में, पता है 5। कितने हैं मोनोवैलेंट स्पीशीज, 4 हाइड्रोजन है तो 4, ठीक है। NH4 में प्लस साइन है तो -1 और एनायन तो है नहीं तो 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया 8/2 मतलब 4 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं। द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस जो रहते हैं ना कॉलम वाले, वो थोड़े ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें से आपको कुछ भी चीज़ें भी पता है ना, तो एलिमिनेशन करके ऑप्शंस एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बड़े क्वेश्चन देख के पैनिक मत करिएगा, इनफैक्ट ये उनसे ज़्यादा बाकी सारे क्वेश्चन से क्या होते हैं, ज़्यादा ईजी होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले XeF6, इसका एन वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है जेनॉन में, प्लस मोनोवैलेंस स्पीशीज कोई चार्ज है नहीं, डिवाइडेड बाय 2, तो 8 + 6/2 14/2 कितना हो गया 7 का मतलब क्या होता है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। देखिए वहाँ पे ज्योमेट्री क्या दी हुई है, ऑक्टाहेड्रल, मतलब हम यहाँ पे तो जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो 1 आपका गलत हो गया। अब देखिए 2 और 3 ज़्यादातर ऑप्शंस में है, ठीक है। 3 देखो तीनों ऑप्शन में, तो पहले 3 देख लेते हैं। XeO4, ठीक है। XeO4 में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वापस से 8 आपके जेनॉन में। O4 मतलब क्या हो गया 0, मोनोवैलेंट नहीं है वो, डाइवैलेंस स्पीशीज है, उसको काउंट मत करिएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो n की वैल्यू क्या हो गई 4 का मतलब sp3 टेट्राहेड्रल। कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग एटम्स हैं, 4 ऑक्सीजन, तो 4 बॉन्ड पेयर्स और 0 लोन पेयर। जब 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर है तो क्या हो गया टेट्राहेड्रल। देखो तीनों ऑप्शन में है, ठीक है। तो अगर हमें टाइम बचाना है तो हम क्या करेंगे, थर्ड को सबसे लास्ट में भी चेक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहला तो गलत हो ही गया है, मतलब क्या होगा, ये तीनों में से कोई एक सही है। अगर सेकेंड ऑप्शन चेक करें और फिर सेकेंड ऑप्शन गलत हुआ, मतलब आपका सी सही हो जाएगा। तो सेकेंड चेक करते हैं, XeO2F2, ठीक है। क्या है आपका जेनॉन 8, एन वैल्यू कितनी होगी, 2 मोनोवैलेंट स्पीशीज़ है, फ्लोरीन कोई चार्ज नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या आ गया 5 मतलब क्या हो गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। अब 1 2 3 4 है सराउंडिंग एटम्स, मतलब 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर में हम लोग को क्या पता है, के शेप या सीसॉ शेप होता है, मतलब आपका ओनली 3 वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब क्या बचा, फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। XeF5 मतलब वापस से जेनॉन का 8, फ्लोरीन मतलब क्या हो गया 5 आपके मोनोवैलेंट स्पीशीज, एनायन है मतलब +1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो गया ये 14/2 मतलब 7 पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब 7 में से सिर्फ 5 फ्लोरीन आइटम्स हैं, है ना, तो ये क्या हो गया 5 + 2, तो देखिए 5 + 2 मतलब क्या होना चाहिए था, पेंटागोनल प्लेनर होना चाहिए था, तो या तो फिर डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाय पिरामिडल होना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या दिया है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपका क्या ऑप्शन सही होगा, ओनली 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड एंगल ऑफ SHS बॉन्ड इन H2S, ठीक है। अब देखिए 2-3 बॉन्ड एंगल्स हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। CH4 का कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। फिर NH3 का कितना होता है, NH3 का कितना होता है 107 डिग्री, ठीक है। क्यों होता है, ये लोन पेयर के रिपल्शन के कारण। फिर आता है H2O जिसमें 2 लोन पेयर आते हैं, रिपल्शन और ज़्यादा होता है 104 डिग्री। फिर आता है आपका H2S,
H बॉन्ड, ठीक है, H2S, इसमें कितना होता है आपका 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। तो ये वाला याद करने के लिए था। अब द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉलिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज, ठीक है, देखिए सॉलिबिलिटी यहाँ पे किसका देखना है, मॉलिक्यूल्स का। अब अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे सॉलिबिलिटी, तो मैंने आपको एक एक्सेप्शन केस बताया था। क्या बताया था कि जब क्लोरीन के साथ ये सारे जो एल्कली मेटल्स के आयंस होते हैं, तो यहाँ पर दो फैक्टर्स काम करते हैं एक साथ। एक होता है आपका हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, जो वाटर के साथ मिलता है, और एक होता है सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि आपका जो NaCl KCl, इसमें जो हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है उसका ऑर्डर होता है कि स्मॉलर साइज़ का हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। मतलब Li+ का हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू बाकी अदर, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होना चाहिए, एनर्जी डिक्रीज़ करना चाहिए। पर हम सॉलिबिलिटी में देखे हैं कि जैसे जैसे साइज़ ऑफ कैटायन क्या बोलते हैं इसका एल्कली मेटल्स का बढ़ता है, वैसे वैसे सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करती है। इसलिए यहाँ पर एक्सेप्शन केस होता है। क्या होता है, LiCl का सबसे ज़्यादा, ठीक है, फिर इसके कारण CaCl का सबसे ज़्यादा, फिर RbCl, फिर KCl, फिर NaCl, फिर NaCl, फिर KCl, ठीक है। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये वाला याद करके रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन केस है। देखिए जो चीज़ें बन जाती है ना इजीली, वो सारी चीज़ें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चंस भी मैं डायरेक्टली आपको क्लास में कराई हूँ, पर जो एक्सेप्शन केस है वो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देती हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ का रिलेशन किससे है, बॉन्ड ऑर्डर से, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, MOT से, ठीक है। क्या करना है, सिंपली सबका MOT बनाना है, ठीक है। अब अगर आपका MOT में प्रैक्टिस, ये नहीं कि आपको MOT आता है, MOT में प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोगों को पता होगा कि C2 और N2 का अलग होता है, O2 और F2 का अलग होता है। कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ P वाला बनाएंगे। C2 के लिए पहले पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा बनाएंगे सिंपली, ठीक है। C2 में कितने टोटल 6 2 12 इलेक्ट्रॉन्स, इतने तक 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं, तो 9 10 11 12 ऐसा फिल कर लेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 4/2 2, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं। देखो अब नाइट्रोजन में क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरेंगे, जस्ट उसके ऊपर भरेंगे, है ना। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 3। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से आ जाए तो ईजिली बन जा रहा है, देखिए। उसके बाद फिर क्या है, O2 का जस्ट उल्टा हो जाता है नीचे वाले, ठीक है, ऐसा फील हो जाता है। अब O2 में कितने 16 इलेक्ट्रॉन, 8 यहाँ तक भर गए, 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 2 ऊपर चले गए, मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, है ना। कैसे, 6 - 2/2 मतलब 4/2 मतलब 2, ठीक है। अब F2 में जाते हैं, F2 में क्या होगा, 2 और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना। ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 16 के बाद 17 और 18, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा वापस से, 6 - 4 मतलब 2, 2/2 मतलब 1। तो देखिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, N2 का, तो क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम N2, ठीक है। अगर बोलता मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ तो किसका आता, F2 का आता, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है। When 3s 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 3p and 3p 3p orbitals overlap, the bond strength decreases in the order, ठीक है। अब मैं ओवरलैपिंग जब आपको पढ़ाई थी, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो वहाँ पे आपको बताई थी कि हाइब्रिड जो होते हैं उनका S और P से ज़्यादा होता है, और S और मतलब अनहाइब्रिड से ज़्यादा होता है, और अनहाइब्रिड में क्या होता है, P का ज़्यादा फिर S का। तो पहले क्या होगा, हाइब्रिड, ठीक है, फिर अनहाइब्रिड।
अनहाइब्रिड में क्या होगा, पहले p का ज़्यादा होगा फिर s का। ठीक है, अब क्या हुआ, बीच में एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें s और p दोनों हैं, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों के बीच में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 3p 3p का ज़्यादा होगा, 3p 3s का होगा, फिर 3s 3s का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए p और p दोनों में ही डायरेक्शनल कैरेक्टर है, p में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, इसमें p में एक है, एक s में नहीं है, यहाँ पे दोनों s में डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है, तो आपको क्या होगा 3p 3p फिर 3s 3p फिर 3s 3s। ठीक है, अब करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज, ठीक है, यहाँ पे आपको बॉन्ड लेंथ बोला है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का जस्ट अपोजिट होता है ना। C ट्रिपल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। हाँ, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन दे सकते हैं। ठीक है, कार्बन C और O के बीच में क्या बनता है, C ट्रिपल बॉन्ड O बनता है, CO2 के बीच में ये डबल बॉन्ड बनेगा और CO3 2 माइनस में ऐसा बनता है। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड रहता है, फिर किसका डबल बॉन्ड, फिर किसका ट्रिपल बॉन्ड का सबसे कम। ठीक है, तो डिक्रीजिंग बोल रहा है मतलब CO3 2 माइनस का सबसे ज़्यादा, फिर CO2 का, फिर CO का। सिंपली यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं वो देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसका शेप जो है हाइब्रिडाइजेशन से भी आप निकाल सकते हो। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, आपको क्या बताया था, जहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 होती है वहाँ पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपल सी बात है, कहाँ कहाँ पे था, एक तो He2 बहुत अच्छे से आपको बताया था, अगर आपको अच्छे से याद है He2 में कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसमें 1s2 था, इधर भी 1s2 था, तो क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग में फील हुए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना आ गया था, 0। अगर आपको पता होगा He2 में बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो ये वाला आप इजीली गेस कर सकते हो कि H2 2+ में ही 0 होगा। अब H2 2+ मतलब H2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2+ मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन भी चले गए, मतलब H2 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। अगर 0 इलेक्ट्रॉन है मतलब ना ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन है ना नीचे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो जब ऊपर नीचे दोनों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 0। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, टोटल मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं। ठीक है, मुझे I3 का ऑलरेडी इतने बार कर चुकी हूँ कि याद है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो पुराने क्लासेस में इसका सॉल्यूशन भी है। ठीक है, और क्या शेप होता है, लीनियर शेप। ये आयोडीन है, ये आयोडीन है, ये आयोडीन है और एक माइनस का साइन है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इसमें भी 1 2 3 4, एक माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, 5 6, एक 7 और एक 8, क्योंकि एक माइनस साइन है। ठीक है, अब क्या होगा आयोडीन में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, मतलब टोटल कितने, 3 + 3 + 3 मतलब टोटल 9 लोन पेयर है। ऐसे ही बाकी सारे में भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, HCF5 में तो ज़्यादा होगा नहीं शायद, देख लेते हैं। ठीक है, HCF5 जेनॉन में n की वैल्यू कितनी है, 8 + 5 + 1, 5 + 1 6 8 14, मतलब पेंटागोनल पिरामिडल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 फ्लोरीन एटम, हर एक में कितने हैं, 3 लोन पेयर्स, तो 3 × 5। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन से सब एक एक बॉन्ड बनाए, तो 3 5 15 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का, और एक किस में है, जेनॉन में।
7 था ना, 2 जेनॉन में है, ठीक है। इसका n की वैल्यू 7 थी, मतलब 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर था, तो ये हो गया। अब सल्फेट में देखेंगे, सल्फेट में वैसे तो ज़्यादा नहीं होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है आपकी सल्फेट में, तो कितना, हर एक ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर, तो 4 2 8 लोन पेयर्स। वैसे ही ClO3 में भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जेनॉन में HCl में सबसे ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल इज़ नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर हम लोग कहाँ से देखेंगे, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कैसे देखेंगे, जब हमें शेप बनाना आएगा तभी हम देख पाएंगे, ठीक है। अब नॉन पोलर बोल रहा है, तो एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद है, क्या याद है, कि जहाँ पर भी रेगुलर शेप होता है वहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 होती है, मतलब वो क्या हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं किन में रेगुलर शेप है। रेगुलर शेप मतलब कि जो आपका ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, 0। जो भी n वैल्यू है उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। XF6 पता है, SF6 है ना, तो ये आपका नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है। सल्फेट अभी देखे टेट्राहेड्रल 4 से घिरा हुआ है, इसमें भी कोई लोन पेयर नहीं होता, ये भी नॉन पोलर है, ठीक है। यहाँ पर भी SF6 है। अब XeO3 देखते हैं। XeO3 में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैंने 3 मॉलिक्यूल्स अच्छे से बोला था आपको कर लेना, XeO2, XeO3, XeO4। देखिए एक लोन पेयर है, मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। BF3 भी है, बट सल्फर में देखेंगे SOCl2, तो एक क्या हो जाएगा, लोन पेयर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें भी एक पोलर मॉलिक्यूल आ गया। अब बचा ये दोनों, तो इसमें भी देखिए XeO3 एक पोलर मॉलिक्यूल, मतलब आपका आंसर क्या है, XeO2F4 का भी चेक कर लेते हैं। XeO2F4 का क्या होगा, n वैल्यू 8 + 4/2 मतलब 6। कितने मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, 4 + 2 6, 6 और 6 मतलब रेगुलर ज्योमेट्री। ये सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। अब देखिए द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज। थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आए हैं, प्लस कौन से वाले आए हैं, ज़्यादातर पॉलीएटॉमिक एनायन में, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा था, मोनोएटॉमिक एनायन में क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ के, और पॉलीएटॉमिक में क्या है, आपका साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर किसी को नहीं आता है चार्ज निकालना, तो वो देख लेना कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है, हमें पता है Mg के पास कितना होता है, +2, ठीक है। अब NO3 के सामने क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या Mg के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो ये 1 इधर लिखते हैं, ये इधर लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, NO3 -1 है और Mg +2 है। हमेशा क्या होता है, एक्सचेंज करके कोएफिशिएंट्स को इनटू करके बाहर ब्रैकेट में लिखा जाता है, जब 1 रहता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाता। तो अब नाइट्रेट क्या है आपका, पॉलीएटॉमिक एनायन हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो मैग्नीशियम वाले ग्रुप है उसमें क्या है, हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़, मतलब साइज़ जितना बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो बी मग का सर बा रा मतलब क्या है, ये इंक्रीज़ कर रहा है ना, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आया हुआ था, तो मैंने उससे कुछ फ्रेज करके एक और क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आया था। इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर आयंस दिए थे, यहाँ पे मैंने सारे मॉलिक्यूलर आयंस दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, 2 चीज़ें हम लोगों को अच्छे से याद है, N2 तक नाइट्रोजन तक का MOT अलग होता है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तक का MOT अलग होता है। अब देखिए इतने सारे ऑप्शंस हैं ना कि आप एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, D का देख लेते हैं। अगर 3 नहीं होगा तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, अगर 3 होगा तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, ईजी हो जाएगा काम हम लोग का। तो D कौन सा है, C2 2-। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। कार्बन में कितने होते हैं, 6 2 12 12 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन -2 है, इसलिए
तो टोटल कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को फिल करना है। ठीक है, कैसे फिल करेंगे? हम लोगों को पता है कि यहाँ पर पहले पाई होता है, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, ऐसा रहता है। ठीक है, अब 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तक तो यहाँ फिल्ड है कम्प्लीटली, 9, 10, 11, 12, 13, 14, है ना। तो अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने बोला है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए आपका? बॉन्ड ऑर्डर आपका आना चाहिए 6 + 0/2 मतलब 3। शायद ऑप्शन गलत कर दिया है, इसको 1 कर लीजिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? डायामैग्नेटिक। ठीक है, अब देखिए क्या है F2, नहीं पहले नाइट्रोजन का देखते हैं, N2+ का। तो N2 में कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन, प्लस मतलब एक माइनस हो गया तो कितने हो गए? टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब 13 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, सेम ऐसे ही करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स तक ऑलरेडी फिल है ना। क्या करेंगे? 9th इलेक्ट्रॉन से फिल करेंगे, 9, 10, 11, 12 और ये 13। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर आपका निकालेंगे 2 to 4 + 1 5, 5 - 0/2 मतलब कितना हो गया? 2.5। अब यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। तो आपका N2+ का क्या हो गया? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, पैरामैग्नेटिक। अब देखिए N2 में सेकेंड ऑप्शन करेक्ट वाले 3 ऑप्शंस हैं, तो ये वाला आपका कट गया। ठीक है, अब देखिए O2 और F2 में क्या हो जाता है? ये एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाता है ना। अब क्या करेंगे? O2 2-, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन O2 का होता है 8 2 16 इलेक्ट्रॉन, 2- और ऐड हो गया मतलब +2 कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब 18 फिल करेंगे। 8 तक ऑलरेडी फिल है, हम लोग को पता है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 क्या आ गया आपका? डायमैग्नेटिक आ गया। पहली चीज़ तो डायमैग्नेटिक यहीं पे ही है ना। अब बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। 2 to 4 to 6, 6 - 2 to 4, 6 - 4/2 कितना हो गया? 2/2 मतलब कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर 1। ठीक है, तो आपका 4th वाला ऑप्शन सही है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं शायद चेंज करने के चक्कर में गलत ऑप्शन लिख दी हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब आपको एक ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही आपके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं अगर ये ऑप्शन सही लिखा होता तो। ठीक है, अगर कहीं और पे भी 1 नहीं होता तो फिर देखिए सिर्फ यही वाला B वाला बचता है ना। तो एलिमिनेशन मेथड से जाइएगा ताकि आपके जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपके PYQs जो प्रीवियस ईयर में एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम देख लेंगे बाद में। अब नेक्स्ट टॉपिक कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक मेजर टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे 8 से 10 क्वेश्चंस आए थे। ये भी थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, आपको पता है रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रमन, ESR, NMR सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। इसके बाद फिर जब विजिबल में हम आएंगे, विजिबल तो उसके बाद फिर उसमें ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के 2-3 क्वेश्चंस दिखे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन दिखे हैं, तो वहाँ से कवर करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।